नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम 27 दिसंबर 2021 को सीटेट का पेपर बन हुआ था, उसमें बाल विकास के आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। पहला हमारा बच्चों के संदर्भ में विकास में शामिल है केवल गुणात्मक। मैंने आपको बताया था यदि ऑप्शन में केवल लगा हुआ है तो यह हमारा पॉजिटिव आंसर कभी नहीं होगा। और एक और चीज़ मैंने आपको पढ़ाया भी था कि अभिवृद्धि और विकास के बारे में बताया था कि अभिवृद्धि और विकास में अभिवृद्धि क्या होती है, अभिवृद्धि होती है मात्रात्मक परिवर्तन और विकास होता है गुणात्मक परिवर्तन। लेकिन हम विकास में अभिवृद्धि को भी शामिल करते हैं तो विकास हमारा क्या हो जाएगा, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा फाइन मोटर स्किल, लिखना हमारा फाइन मोटर स्किल है। अगला है बाल विकास में संवेदनशील अवधि का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका आंसर है किसी व्यक्ति में विशेष क्षमताओं को उधारने के लिए जो अवधि होती है वह हमारी संवेदनशील अवधि मानी जाती है। अगला है सहकर्मी समूह। बाल्यावस्था के माध्यमिक सामाजिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे के सामाजिकरण में कोई भूमिका नहीं निभाता। बच्चे के सामाजिकरण में एक छोटी लेकिन महत्वहीन, तो यह हमारा कभी आंसर नहीं होगा। द्वितीय सामाजिकरण का घटक नहीं है, तो देखा जाए डी, सी और बी हमारे नेगेटिव में ऑप्शन है। हम पॉजिटिव ऑप्शन को यदि देखें तो ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन कोहेल वर्ग के नैतिक विकास के पारंपरिक चरण में एक उपचरण है। 3 चरण होते हैं, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक, तो इनके भी उपचरण हैं दो। तो पारंपरिक चरण का उपचरण कौन सा है हमारा, सामाजिक सरोकार और विवेक। अगला है समायोजन। समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जैसे यदि आप हैं, आपको एक नए वातावरण, जैसे यदि आप एक शहर में अभी वहाँ पर निवास करते हैं, वही कर रहे हैं, और आप कोचिंग करने के लिए एक नई जगह पर नए शहर में जाते हैं, तो वहाँ का जो वातावरण होता है, वहाँ का जो माहौल, उनकी स्थिति के अनुसार आप अपने आप को ढाल लेते हैं, उसे क्या कह देते हैं, हम समायोजन कहते हैं। जैसी स्थिति होती है वैसे में अपने आप को ढाल लेना। तो समायोजन होता है जब बच्चे अपने अनुभव को मौजूदा योजनाओं में अनुकूलित कर बदलते हैं। तो यह हमारा बच्चे नए अनुभव को समझने के लिए अपनी योजनाओं को संशोधित करते हैं। नए अनुभव को समझने के लिए जो पूर्व के जो उसकी चीज़ें होती हैं उनको संशोधन करके अपने आप को बदल लेते हैं। तो क्या होता है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा एक 5 वर्षीय बच्चों को 16 फूल दिखाए जाते हैं जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के हैं। जबकि 5 वर्षीय बच्चे से पूछा जाता है क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चे के उत्तर देने की संभावना है कि नीले फूल अधिक हैं। तो इसका क्या अर्थ होगा, तो बच्चा क्या समझता है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। वह समझ रहा है कि भाई कौन सी ज़्यादा है, कौन से फूल कम है। अगला है एक शिक्षक साथियों की पारस्परिक विचार विमर्श एवं स्कैफोल्ड के माध्यम से छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आधारित है। भाई पारस्परिक अधिगम या सामाजिक संपर्क से सीखना, स्कैफोल्डिंग, ये सब किसने दी थी, तो ये लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार है। अगला है हमारा प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यक्रम के लक्ष्य पर जोर दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसमें बच्चा सब कुछ सीखता जाता है और बढ़ता जाता है, क्रमशः उसका विकास होता जाता है। तो इसमें क्या किस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है, रटने पर, प्राधिकरण के अनुरूप आलोचनात्मक चिंतन, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जटिल आंतरिक भावनाओं में भेदभाव करने और अपने स्वयं के व्यवहार को निर्दिष्ट करने के लिए उनका उपयोग करने की क्षमता को दर्शाता है। भाई स्वयं के बारे में, स्वयं की आंतरिक भावनाओं के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतरावैयक्तिक बुद्धिमत्ता। यदि दूसरे की बात करें तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कथन कक्षा में एक प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिंट समृद्ध वातावरण मतलब चार्ट वगैरह, पिक्चर वगैरह जो हम अध्ययन कर रहे हैं उससे संबंधित चार्ट, पिक्चर को उपलब्ध कराना बहुत महत्वपूर्ण है। कारण क्या है, भाषा के विकास में अनुकूल वातावरण की सार्थक भूमिका होती है। तो दोनों ही सही है और सही व्याख्या कर रहा है। अगला है शब्द डैश जैविक अंतर को संदर्भित करता है और शब्द डैश उनके लक्षणों और व्यवहारों को संदर्भित करता है। भाई लिंग शब्द होता है, यदि ऐसा प्रश्न हो तो यदि इसमें तो दिया हुआ है लिंग और जेंडर अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन यदि लिंग और लिंग दिया हो तो आप क्या करना, उसको अंग्रेजी में देखें। अंग्रेजी में प्रश्न देखेंगे तो एक जगह सेक्स लिखा आएगा और एक जगह जेंडर लिखा आएगा। तो जो सेक्स है वो हमारी जैविक अंतर को प्रदर्शित करता है और जो जेंडर है वो हमारे सामाजिक या उन लक्षणों को संदर्भ करता है जो विशेष संस्कृति में पुरुष और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है, मतलब सामाजिक अंतर को। तो ऑप्शन ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है बहुसांस्कृतिक कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त होगा। स्कूल में केवल उन्हीं छात्रों को प्रवेश देना चाहिए जो स्कूल में उपयोग किए जाने वाले निर्देश के माध्यम से संपादित कर सकें। गलत रहेगा क्योंकि इसमें केवल लगा हुआ है। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। छात्रों को उस भाषा में सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिसे बोलने में वे सहज हो जाए, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा मूल्यांकन के मानकीकृत परीक्षण छात्रों में भिन्न चिंतन को बढ़ावा देते हैं। मानकीकृत परीक्षण ऐसे परीक्षण जो साधारणतः चलते हैं, तो इसका आंसर है हमारा मूल्यांकन के ठोस संरचना पर आधारित होते हैं जो कि मानकीकृत परीक्षण होते हैं। इनको एक नेगेटिव वे में लिया जाता है, इन्हें उपयुक्त नहीं माना जाता है।
अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। देखो दो प्रकार के शब्द आएंगे, एक आपके लिए अधिगम के लिए आकलन और एक अधिगम का आकलन। तो अधिगम का आकलन मतलब क्या होता है, जब हम जैसे हमने कोई चीज सीखी साल भर और उसका हमने बिल्कुल वर्ष के अंत में उसका मूल्यांकन कर दिया या उसका आकलन कर दिया, या सीखने के बाद किसी चीज को सीखने के बाद उसका आकलन किया, तो हो जाएगा अधिगम का आकलन। और यदि हम किसी चीज को सीख रहे हो साथ में उसका आकलन करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो यह हो जाएगा अधिगम के लिए आकलन है, लगातार चलता रहता है, तो नियमित चलता रहता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, एक शिक्षक अक्सर अपने छात्रों को उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिसका उपयोग उन्होंने गणितीय समस्याओं को हल करने में किया था। अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में रणनीति है। तो यदि एक शिक्षक आप स्वयं है, जैसे मान लीजिए, अक्सर अपने छात्रों को उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिसका उपयोग उन्होंने गणितीय समस्याओं को हल करने में किया था, तो यह क्या होगा, अर्थहीन रहेगी। ऑप्शन बी, इसका उपयोग शायद कभी किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है, सीखने की गति को बाधित करेगी। या ऑप्शन डी, जो कि हमारा पॉजिटिव विकल्प है, कौशल विकास में सहायता करती है, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, समावेशी शिक्षा डैश के साथ छात्रों के लिए अधिगम के उचित मानदंडों को बनाए रखती है। मतलब समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्रों को लिया जा सकता है, तो प्रतिभा वाले, हाँ, शालीनता, ऑटिज्म से रोगी वाले, इनको भी, अधिगम विकार से संबंधित बालकों को भी, और बौद्धिक चुनौती। तो समावेशी कक्षा में समस्त छात्रों को, चाहे उन्हें किसी प्रकार की समस्या हो, किसी प्रकार की योग्यता हो, सभी छात्रों को एक ही कक्षा में अध्ययन कराया जाता है। अगला है, वह स्थिति जिसमें बच्चा पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को बार बार प्रतिस्थापित करता है, उलट देता है, मतलब उसको पढ़ने में समस्या हो रही है, तो डिसलेक्सिया है। अगला है, बिंदु अपने प्रोजेक्ट के लिए बहुत उत्साहित है, वह मूल और भिन्न समाधानों के साथ प्रोजेक्ट प्रस्तुत करती है। मूल और भिन्न समाधान मतलब अलग से समाधान दे रही है, तो यह क्या हो जाएगा, आत्मकेंद्रित, रचनात्मकता, बाहरी प्रेरणा या संज्ञानात्मक विलंब। मैंने आपको बताया था रचनात्मकता या क्रिएटिविटी क्या होती है, भिन्न सोच या भिन्न समाधान या भिन्न अलग चीज करना। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उन छात्रों के लिए उपयुक्त है जो आंशिक रूप से दृष्टिहीन है। बड़े प्रिंट की किताबें, यह उपयोगी होंगी। त्रआयामी तरीके चार्ट, यह भी उपयोगी होंगे। छोटे प्रिंट की वर्कशीट, भाई आंखों से समस्या है तो छोटे प्रिंट की तो उसके लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं होंगी। और ऑप्शन 4 दिया हुआ, सॉफ्टवेयर जो टेक्स्ट को संवाद में बदल देते हैं, तो पहला, दूसरा और चौथा हमारा उपयोगी रहेंगे। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, कक्षा में बच्चों के अधिगम में सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति नहीं है। प्रभावी रणनीति नहीं है मतलब हमें नेगेटिव जो कथन ढूंढना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी तीन चीजें क्या रहेंगी, जो प्रभावी रहेंगी मतलब पॉजिटिव रहेंगी। तो ऑप्शन ए, अवधारणा मानचित्र विकसित करने में विद्यार्थी की सहायता करना, पॉजिटिव है। छात्रों को स्मृति ज्ञान और चेकिंग का उपयोग सिखाना, पॉजिटिव है। छात्रों से प्रश्न हल को निष्क्रिय रूप से कॉपी करने के लिए कहना, तो निष्क्रिय यदि विकल्प में लग जाए तो वह हमारा आंसर नहीं होगा, और यह कथन हमेशा नेगेटिव कथन माना जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित। प्रक्रियात्मक मतलब करना, स्वयं करना पड़े, तो कोई प्रक्रिया या क्रिया करना पड़े। अमेरिका की राजधानी क्या है, नहीं है, इसमें कोई क्रिया नहीं करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है, अंतर में भी हमें केवल मौखिक रूप से बताएंगे। 3 अंक की संख्या को जोड़ने की विधि क्या है, विधि मतलब हमें कार्य करना पड़ेगा। अगला है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए, प्रयोग और अभ्यास पर ध्यान केंद्रित, पूछताछ संचालित और खोज उन्मुख। क्या हो गया है कि 2020 में छात्र को खोजी बनाने का प्रयास किया गया है, बच्चा स्वयं करे, स्वयं सीखे, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम के सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। ऑप्शन ए, अधिगम पाठ्यपुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद रखने तक सीमित है। याद रखना हमारा कभी भी आंसर नहीं होगा, गलत। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा स्कूल के बाहर सीखी गई जानकारी को ध्यान में रखती है, यह हमारा सही है, पॉजिटिव कथन है। ऑप्शन सी, केवल मानकीकृत, केवल लग गया तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। अधिगम प्रक्रिया में एक छात्र को शिक्षक से ही जानकारी, शिक्षक से ही मतलब ये भी केवल वाला ऑप्शन हो गया, केवल शिक्षक से तो हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है, छात्रों को शिक्षक से, पाठ्यपुस्तकों से, परिवार से, समाज से, सभी जगह से जानकारी प्राप्त होती है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या का प्रतिनिधित्व करने के दौरान एक विधि पर रुक जाना कहलाता है प्रतिक्रिया संग्रह। अगला है हमारा, कक्षा में छात्र छोटे समूहों में एक परियोजना पर काम कर रहे हैं और शिक्षक प्रत्येक समूह की सुविधा प्रदान करता है। भाई छोटे छोटे समूहों में उसको बांट दिया है, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, शिक्षक प्रत्येक समूह के लिए सुविधा प्रदान कर रहा है, तो कक्षा में किस उपागम का अनुकरण किया जा रहा है, तो व्यवहारवादी, रचनावादी, मनोविश्लेषणात्मक या वर्णनात्मक। तो क्या हो जाएगा, रचनावादी। छोटे छोटे समूह में बांट दिया गया है, सब अपने अनुसार अपना कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, सब अपना अपना नया कार्य करेंगे, भाई प्रोजेक्ट है।
अगला है हमारा समस्या समाधान की रणनीति, जिसमें कोई व्यक्ति लक्ष्य से आरंभ करता है और समाधान निकालने के लिए क्रमिक रूप से पीछे हटता है। लक्ष्य से हम आरंभ करते हैं और पीछे हटते जाते हैं, तो यह हो जाएगा पूर्ण रणनीति पर कार्य करना। अगला है जब बच्चे गलतियां करते हैं उन्हें कक्षा में महत्व नहीं दिया जाने जाए, तो बिल्कुल ही गलत होगा कि यदि उन्हें गलती कर दी तो उन्हें महत्व ही ना दिया जाए, यह हमारा गलत हो जाएगा। उन्हें तब तक कार्य को दोहराते के लिए कहना जाना चाहिए जब तक कि वे त्रुटि को छोड़ नहीं देते, यह भी गलत रहेगा। उन्हें कक्षा के एक अलग खंड में स्थानांतरित कर देना चाहिए, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। अगला है हमारा बच्चे की सोच के बारे में समझ प्राप्त करने के लिए शिक्षक को बच्चे के साथ चर्चा करनी चाहिए, यह हमारा सही हो जाएगा। अगला है हमारा एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। आंतरिक रूप से किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकता है? चिंता और भय को प्रेरित करके, गलत, प्रतियोगी परीक्षा देकर, गलत, स्वयं के लिए व्यक्तिगत महारत लक्ष्य निर्धारित करने में उनका समर्थन करके। आखिरी प्रश्न है हमारा अपने स्वयं की सीखने की योजना बनाने, निगरानी करने, मूल्यांकन करने और संशोधित करने की एक छात्र की क्षमता को खालिस्तान के रूप में छात्र की क्षमता को रूप में जाना जाता है। भाई स्वयं के लिए योजना बनाना, निगरानी करना, मूल्यांकन करना और संशोधित करना, तो यह क्या हो जाएगा? मेटाकॉग्निशन की एक टेक्निक हो जाती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे के वीडियो में हम आगे के जो भी प्रश्न पत्र आए हुए हैं उनको देखेंगे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।